आज ज़रा बात करेंगे एक दफ़ा फिर सेल्फ लविंग लोगों के बारे में। वैसे तो एक हेल्दी बैलेंस होना, अपने आप को पसंद करना, अपने आप की अहमियत को जानना, ये अच्छा समझा जाता है। लेकिन जब ये हद से तजावुज़ करे तो यकीनन ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी बन जाता है कि आपकी खुद गर्जी या खुद पसंदी की कोई इंतहा ना रहे और इसकी भेंट आपके अजीज़ तरीन रिश्ते चढ़ने लगे, आपके आपसी ताल्लुकात चढ़ने लगे। तो आइए ज़रा बात करते हैं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की, और इस पर काफ़ी बात की जाती है। क्या ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला टर्म हो गया है? क्या हम लोगों को लेबल करने लगे हैं? और नार्सिसिस्ट होना और नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होना, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। हम में से हर शख्स और ख़ास तौर पे वो लोग जो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स नज़र आएंगे। लेकिन जब ये चीज़ मैलिग्नेंट हो जाती है, जब ये चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और ये एक डिसऑर्डर बनती है, उसकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसकी तरफ भी आज हम आएंगे। आज का जो हमारा पैनल है, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं माय वेरी डियर फ्रेंड एंड एन एक्टिविस्ट एंड एंटरप्रेन्योर ज़ुबिया मोतीवाला। बहुत शुक्रिया ज़ुबिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। इसके अलावा जी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट पे बहुत काम करते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब भी मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप सबकी यहाँ आमद का, मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ताहिरा, सबसे पहले मैं इस आज की गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, मुझे बताइए नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होना और नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर होना, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। जैसे डिसऑर्डर का मतलब है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो नार्सिसिस्टिक है और उसमें जो है आप कोई भी चीज जो है नॉर्मेलिटी के साथ नहीं करते। हर चीज जो ओवरली एग्जैजरेटेड और सेल्फ सेंटर्ड है, जिसमें आपका एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, अपना सेल्फ लविंग एटीट्यूड हो सकता है कि आप ऑब्सेशन की हद तक आप अपने आप में मगन है, अपने आप को पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, अब्यूजिव हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर क्रिटिसिज्म आपकी जुबान में हर वक्त हो सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सही। लेकिन जब हम ट्रेट्स की बात करते हैं तो कोई एक बंदा जो है उसमें सिर्फ ये चीज हो सकती है कि वो सेल्फ लव में है, मगर वो अभी उस लाइन के ऊपर नहीं आया जहां से क्रॉस करके हम डिसऑर्डर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। समटाइम्स वो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को ले लेता है, मगर समटाइम्स वो उसको रिजेक्ट कर देता है जब हम ट्रेट्स की बात करते हैं। अच्छा, ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर में होता है ताहिरा जी शख्स, उसके लिए अपने बात की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसकी अना मजरू होना बहुत ज़्यादा, यानी एक सेंसिटिव इशू है। अगर उसकी किसी भी बात से आप डिविएट करें, उसके कोई भी बनाए हुए रूल को, कानून को आप फॉलो ना करें, तो वो इसको बहुत तैश आता है इस बात पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बंदा बिल्कुल भी, इसकी ईगो टच मी नॉट वाली होती है और कभी भी जो है ये लोग चीजों को उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ना ही क्रिटिसिज्म को ले सकते हैं बेसिकली ये, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बारे में। लेकिन जो ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं ना सिद्रा, वो ट्रेट्स किसी में भी हो सकते हैं। और वो ट्रेट्स जरूरी नहीं कि सिर्फ अपनी शक्ल के बारे में या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ही हो, वो अपने काम के बारे में भी हो सकते हैं। हाउ गुड यू आर एट योर वर्क, तो वो ये चीजें जिसके बारे में हो सकती हैं, बट ट्रेट्स किसी में भी हो सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसऑर्डर, तो इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है जिसमें दे फॉल, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अच्छा, ये सबसे पहले हमारे लिए एस्टैब्लिश करना अहम था। अब हमारी जो बाकी गुफ्तगू होगी उसमें हम डिसऑर्डर की ज़्यादा बात करेंगे। ज़ुबिया, जो लोग डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं उनके अंदर तो एम्पैथी होती नहीं है, लेकिन एक मैनिपुलेटिव क्वालिटी ज़रूर उनमें पाई जाती है कि वो दूसरे को इस बात पे कन्विंस कर देते हैं कि मसला इस शख्स के अंदर नहीं, बल्कि जो बेचारा विक्टिम है उसी में मसला है। ये किस हद तक दुरुस्त है? जी, बहुत ज़्यादा ये इस तरह के होते हैं लोग। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में भी देखा गया है कि व्हेन यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, होता है इस तरह है कि कोई कुछ फैमिली में इस तरह के एल्डर्स या इस तरह के लोग होते हैं जिनको होता है कि हमारी अथॉरिटी और हमारा सब कुछ, तो उसमें ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा सामने आता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स बहुत हिंडर होते हैं। कि हमारी बात सुनो और हम जो कह रहे हैं वो करो, हमारी खिदमत करो, हमारा सोचो, बाकी और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक जो जहन में खाका बन रहा है ना ज़ुबिया, वो ये बन रहा है कि ये जो नार्सिसिस्टिक शख्स है वो बहुत अथॉरिटी वाला है, बहुत सख्त और रोब वाला है,
लेकिन दर हकीकत हमने ये भी देखा है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज विक्टिम भी बहुत अच्छा प्ले करती हैं, यानी वो मजलूम भी बन जाती हैं। हाँ, वो बेचारे होते हैं जी, वो खुद को भी बेचारा कहते हैं और उनका मतलब एक बेचारा सिंड्रोम है उनके अंदर, जो कि वो कॉन्स्टेंटली बताते हैं लोगों को कि मैं इतने बेचारा हूँ और मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई बिकॉज ऑफ ये, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, यानी कि अपनी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ हम बेचारे हैं। तो हमें सबसे ख्याल इंटरेस्टिंग चीज़ ये बात हम नोटिस कर सकते हैं कि जब आप इनकी कंपनी में इनके रवैये से बुरा महसूस कर रहे हैं या आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, ये शख्स कभी भी उस बात की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। ये हमेशा आपको ये एहसास दिलाएगा कि नहीं, मेरा ऐसा रवैया इन वजूहात की वजह से है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर प्रॉब्लम आपके अंदर है या प्रॉब्लम सिचुएशन के अंदर है, मैं बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर आरिफ, आपकी तरफ आना चाहेंगे। वैसे तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन आम तौर पे ये रवैया, ये जो डिसऑर्डर है, ये मर्दों से मंसूब किया जाता है। इसकी क्या आप वजह देखते हैं? क्या इसकी वजह पेट्रियार्की है, हमारी सोसाइटी है, कि बहुत सारे मर्दों को नार्सिसिस्टिक लेबल किया जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच मैडम। इस बात से पार्शियली इत्तेफाक भी किया जा सकता है और इनकार भी किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि किसी न किसी हद तक मेल डोमिनेट कर रहे होते हैं। डिसीजन मेकिंग ज्यादा उनके पास होती है, इदारों की डिसीजन मेकिंग भी ज्यादा उनके पास होती है, घरों की डिसीजन मेकिंग भी ज्यादा उनके पास होती है। आप अगर नेशनल लेवल पर देख लें तो पार्लियामेंट में भी तनासब देख लें तो ज्यादा डिसीजन मेकिंग क्योंकि उनके पास होती है तो वो समझते हैं कि हम एक अथॉरिटी हैं। अब जिस सीट पर आप बैठते हैं उस सीट के भी कुछ ना कुछ ट्रेड्स आपकी पर्सनैलिटी में झलकने लग जाते हैं। सही। जब आपको ये जोम हो कि मेरा कहा हुआ हरफ आखिर है तो फिर आप दूसरों की बात कहाँ सुनेंगे? जब आपको अपनी बात ही हरफ आखिर लगेगी तो फिर आप दूसरों की बात को हकीर जानेंगे। और मजे की बात है कि ऐसे लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो 70-80% सिग्नेचर के बाद वो फुल स्टॉप आखिर में डालते हैं कि मेरी बात के बाद बात खत्म हो गई। सही। अगर आप हैंड राइटिंग एनालिसिस में जाके देखें तो सिग्नेचर के बाद तो फुल स्टॉप भी लगाते हैं आखिर में कि जहां मेरा नाम आ गया, मेरी बात आ गई, उसके बाद किसी की गुंजाइश नहीं। सही सही। लेकिन फिर एक बात बताइए डॉक्टर आरिफ, अपनी तमाम तर खामियों, डिसऑर्डर्स और बुरे रवैये के बावजूद ये क्यों कहा जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बड़ी चार्मिंग होती हैं, बड़ी करिज्मेटिक होती हैं, उनके सहर में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं? मैडम, अथॉरिटी का और कॉन्फिडेंस का एक अपना चार्म तो होता है। जो आदमी इन ट्रेड्स का मालिक होगा उसकी बैकबोन जो है बिल्कुल इरेक्ट होगी, इरेक्ट स्पाइन होगी, उसकी गर्दन सीधी होगी, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके कंधे बैक साइड, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब आप अगर इस बॉडी लैंग्वेज को किसी भी हीरो की बॉडी लैंग्वेज से अटैच कर लें, जो फिल्मों में आप लोग देखते हैं वो सेम बॉडी लैंग्वेज भी होती है। अब वो बॉडी लैंग्वेज एक खास ऑरा क्रिएट करती है अथॉरिटी का, पावर का, ग्लैमर का, और वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अच्छा जी, लेकिन ये सवाल पैदा होता है और इसमें एक और पहलू भी है। करिश्मा होने की यकीनन उनका कॉन्फिडेंस एक वजह है, लेकिन ज़ुबिया आई थिंक दे आल्सो मैनेज द परसेप्शन वेरी वेल। जो उनका मॉन्स्टर है, जो उनकी ज़्यादतियाँ हैं, उसका निशाना चंद लोग बन रहे होते हैं, जबकि जो उमूमी राय है इनके बारे में, जो लार्जर सर्कल है, उन्होंने कभी वो रूप इनका देखा ही नहीं होता। तभी बेचारा विक्टिम अगर किसी के पास जाके कहे भी कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, आधा वक्त तो लोग उसकी बात ही नहीं मानते। एक्चुअली पर्सनैलिटी इनकी ऐसी होती है कि ये अपने साथ आसपास साइड किक्स कलेक्ट करते हैं बहुत सारे, बिकॉज ऑफ देयर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, देयर आउट गोइंग, काफ़ी प्रेजेंटेबल होते हैं, या अपनी स्किल्स इनकी बड़ी हाई होती है, या एज यू सेड अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, तो उनके आसपास काफ़ी दोस्त या इस तरह के लोग होते हैं जो चाहते हैं, हाँ, जो चाहते हैं इनकी तरह बनना। तो इस वजह से ये अपने आसपास कलेक्ट करके रखते हैं इस तरह के सपोर्ट, ताकि अगर कोई और जिसकी जो विक्टिम है वो आए और अगर किसी को कहे भी तो ये कह दें कि इतने सारे हैं मेरे आसपास, पूछ लो इनसे। और ख़ास तौर पे जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, अगर कोई खातून जैसे आके बताती है कि जी उसको घरेलू तशद्दुद का निशाना बताया जा रहा है, तो उस बंदे की जो आउटवर्डली पर्सनैलिटी है, कई लोग तो यकीन ही नहीं करते कि नहीं भाई ये तो इतने मुखलस हैं, इतने चार्मिंग हैं, इतने नरम गो हैं। बहुत इस तरह की होती हैं। मेरे तो एक्सपीरियंसेस अभी तक मैंने जितने देखे हैं, औरतें बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होती हैं हमारे कल्चर में, स्पेशली अगर उनको एक लेवल ऑफ अथॉरिटी मिल जाती है आफ्टर अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ, व्हेन दे गेट दैट स्टेज वेयर दे आर
यू नो अथॉरिटी जब उनको मिल जाती है तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म होती है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे ये भी रखना चाहूँगी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे जाना है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ परवान कैसे चढ़ती हैं, खुसूसन जो डिसऑर्डर होता है। कई दफ़ा इन्होंने अपने इर्द गिर्द एक कहानी बनाई हुई होती है कि इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन उनका एक खोल चढ़ाना और ख़ास तौर पर इतना मैनिपुलेटिव हो जाना, इसकी वजह क्या बनती है? क्या कोई बचपन के वाक़यात हैं, तरबियत का मामला है? हम बात कर रहे हैं खुद पसंदी की, और खुद पसंदी भी उस लेवल की जब वो एक प्रॉब्लम बन जाए आपके लिए भी, आपके रिश्तों के लिए भी और आपके करीबी तमाम लोगों के लिए भी। ऐसे लोगों को देखकर भी अनदेखा करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। अगले बंदे को वाकई ये यकीन होने लगता है कि या तो वो पागलपन की हद पे पहुँच चुका है, दे आर लूजिंग देयर माइंड्स, क्योंकि रोज़ाना गोल पोस्ट और सिचुएशन बदलती जाती है। और इसमें इंटरमिटेंट चार्म भी होता है, जो अभी हम थोड़ी देर बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट के हुए आपके साथ अब्यूजिव नहीं है। ये एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है जिसमें आपकी इज्जत नफ्स, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल अनाहिलेट करके ज़ीरो कर दी जाती है। ऐसे लोगों का बदलना वैसे तमाम तर रिसर्च कहती है कि मुमकिन नहीं है, और अगर आप अपनी सैनिटी चाहते हैं तो इनसे आपको दूरी बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन ये बात हम लोगों अपने पैनल से भी, एक्सपर्ट पैनल से भी पूछेंगे कि क्या इसके अलावा कोई तरीका है। लेकिन सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, क्या कहेंगे? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है आज का। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इस माशरे के अंदर जो है वो हर कोई खुद परस्ती का शिकार है। कोई अपनी खाल में मस्त है, कोई अपनी क्या कहते हैं माल में मस्त है। तो हर कोई किसी न किसी हवाले से जो है वो इस चीज का शिकार है। किसी को अपने पैसे का बहुत ज़ौम है, किसी को अपनी शक्ल का बहुत ज़ौम है, और कोई अगर कोई शायरी करता है, किसी को अगर शौक है तो वो अपने जहन में एक माइंड सेट बना लेता है कि जी मैं स्पाई का शायर हूँ। या अगर कोई मतलब फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो वो अपने जहन में हर वक्त जो है वो स्टीफन स्पीलबर्ग बन के घूम रहा होता है। बिल्कुल सही। हर कोई किसी न किसी इसमें मतलब है कि हम लोग दानिश्वर हैं। एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट। कोई सवाल है आपका हमारे पैनल के लिए? सवाल मेरा इनसे यही है कि ये जो मतलब हजरात हैं ये खुद किस चीज में क्या कहते हैं मुब्तला हैं। बिल्कुल सही। यानी इनके लिए कोई होप है या नहीं? क्या ये इस बात के अवेयर हैं कि ये सब कुछ कर रहे हैं और क्या उनमें तब्दीली लाई जा सकती है? बहुत शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। ये सवाल मैं डॉक्टर आरिफ के पास लेके जाना चाहूँगी। डॉक्टर आरिफ, क्या नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सकता है? तब्दीली मुमकिन है? देखिए, ये सारे का सारा डिसऑर्डर या इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर अल्फाज के जरिए जन्म लिए, अल्फाज से ख्यालात से उसके अंदर सोचें और सोचें उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी आ गई। अब अगर इसका आगाज देखें तो वो सोचों और अल्फाज के साथ है। इसका मतलब है कि उसके आसपास रहने वाले लोग अगर उसकी पर्सनैलिटी को समझते हुए राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स, राइट रीफ्रेमिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें और उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखा सकें तो ये मुमकिन है। दूसरी चीज, भूखे को खाना खिलाना स्वाब का काम है। तो कुछ लोग ईगो हंग्री होते हैं, तो आपको उन्हें उनकी भूख को खत्म करने के लिए उन्हें ईगो फूड देनी पड़ती है ताकि वो काम रहें और इदारा या घर बखूबी चलता रहे। इसके लिए भी डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होंगे। और ईगो फूड का मतलब खुशामद नहीं है। अगर आप किसी को भी काम करवाना चाहते हैं तो ये भी तो मुमकिन है कि आप बताएं कि तुम्हारा अच्छा रवैया बड़े लोगों की निशानी है। अथॉरिटी पर जो लोग होते हैं वो ज्यादा नरमखू होते हैं। तो अगर आप उसकी ईगो को अपने अल्फाज के जरिए और जो काम लेना चाहते हैं उनके साथ आपस में कनेक्ट कर दें। लेकिन डॉक्टर आरिफ, जो आप बात कर रहे हैं वो इस तरह के डिसऑर्डर्स के लोगों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। सवाल अगर हम इस पे फोकस करें इस वक्त कि क्या इनमें तब्दीली मुमकिन है, ये सवाल मैं ताहिरा आपके पास लाना चाहूँगी, क्योंकि तमाम तर किताबें, रिसोर्सेज तो ये कहती हैं कि इन लोगों में इतनी सेल्फ अवेयरनेस, इतनी माइंडफुलनेस होती ही नहीं है। देखिए, दुरुस्त आप वो चीज़ को करेंगे जिसमें पहले आपको ये आगही और ये यकीन हो जाए कि हाँ जी यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है, मैं गलती पर हूँ और मुझे सुधरना है। जो खुद पसंदी में मुब्तला लोग होते हैं वो तो अपने आप को गलत समझते ही नहीं है, फिर क्या किया जाए? जी तायरा। सिद्रा, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा सा भी टाइम यहाँ पे चाहिए होगा चीजों को एलैबोरेट करने के लिए कि एक तो सबसे पहले जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये लोग जो है डिसऑर्डर्ड होते हैं। हम बात करें डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्ड का मतलब ये है
कि इनकी जो अभी आरिफ साहब ने बात की ना कि ये बड़े अच्छे पर्सनैलिटी में होते हैं, बड़े लोग अथॉरिटी में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिज्म वाले जो लोग हैं वो एग्जीक्यूशन पे जा ही नहीं सकते। वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे आपके साथ, बहुत बड़े बड़े ग्रीन बाग आपको दिखाते हैं, बट दे डोंट हैव द स्किल्स टू एग्जीक्यूट देयर थिंग्स। ये बात। दूसरी बात जो है वो हमेशा दूसरे लोगों की कमियों और कमजोरियों के ऊपर नजर रखेंगे। दैट इज वाई दे आर वेरी क्रिज्मेटिक, कि वो लोगों से जब बात करते हैं तो वो उनसे उनके वीक पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। मसलन जब आप किसी दुखी बंदे से ये बात करेंगे, अच्छा व्हाट इज द डार्केस्ट टाइम यू हैव, व्हाट यू फेल्ट व्हेन यू फेल्ट सो लोनली, उनके पास इस तरह के कम्युनिकेशन पॉइंट्स होते हैं और वो बिल्कुल आपको उस जगह हिट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू कम अप विद योर पेनफुल थिंग्स। जब आप अपनी अच्छा, एक बिल्कुल सही कह रही हैं तायरा जी। एक मैंने मूवी देखी थी, उसके अंदर भी एक नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर वाली पर्सनालिटी का जिक्र हो रहा था कि शुरू में ही आपको इतनी तवज्जो, इतनी अटेंशन देते हैं, जिसको हम लव बॉम्बिंग भी कहते हैं, कि आपको लगता है कि आप दुनिया में और ख़ास तौर पे इस शख्स की ज़ात का महवर हैं, और फिर उसी अटेंशन को जब ये आपसे हटा लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आपकी क्या गलती है और आपको फिर गिल्ट में डालते हैं। सिदरा हटाते नहीं है, ये आपके वो पॉइंट्स अपने पास गैदर करते हैं सारे आपके वीक पॉइंट्स। ये इनका ट्रिक है एक्चुअली। हाँ। और आपको दूसरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए आपके सारे वीक पॉइंट्स अपने पास गैदर करेंगे, एंड दे ऑलवेज जब क्योंकि ये खुद कम्युनिकेशन में उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, इनको सिर्फ दूसरों के साथ बात करने की चीजें आती हैं, मामलात को हैंडल करना नहीं आता इनको। तो जब कभी इनको लगता है कि आप इनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने लगते हैं, दे विल टेक यू टू द फाइट। हमेशा इनका एक मोटिव होता है कि किसी तरह की जो बात हो रही है फाइट में चली जाए। जब वो फाइट में चली जाएगी तो इनके जैसे लफ्ज तो किसी के भी स्ट्रांग नहीं होते। लफ्ज और क्योंकि उन्होंने वो लफ्ज सारे पहले से इकट्ठे किए हुए हैं जो उन्होंने आपको अटैक करना है जिसके साथ, सो दे कीप ऑन अटैकिंग। और अगला बंदा जो है, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि हम एक नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज़ वेरी ट्रिगरिंग एज वेल। हो सकता है आपने ये तजुर्बा, ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया हो, बड़ी मुश्किल से किसी ऐसे शख्स से दूरी बनाई हो। ज़ुबिया, ये जो हम तमाम बातें कर रहे हैं उसमें कहा जाता है कि दे फीड ऑन योर इमोशंस। तायरा ने बिल्कुल सही कहा कि आपके वीक पॉइंट्स गैदर करते हैं, इनसे बात करके आप हमेशा अगर एक हाई वाइब पे है ना, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल डाउन कर देंगे। आप ये सबसे बड़ी निशानी इनकी होती है कि ये आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देंगे। तभी एक तरीके का जिससे कहा जाता है कि आप इनसे डील कर सकते हैं वो ये कि आप इमोशनली इनसे इंगेज ना करें। ये कितना आसान या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि ये घेरते हैं आपको। हाँ, बिकॉज ये चाहते हैं कि सामने वाला डिस्टेबलाइज रहे, हाँ, ताकि इनको ये कंट्रोल में रहे। जितना मैंने देखा है उस तरह मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मतलब वही है। लेकिन ये कि इस तरह जब आप डिस्टेबलाइज रखते हैं सामने वाले को, जैसे आपने कहा कि इतनी अटेंशन दे दी पहले और फिर एकदम से अटेंशन ले ली, अब वो सामने वाला डिस्टेबलाइज हो गया इमोशनली कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो इतनी मोहब्बत थी, अब क्या हो गया। तो इस तरह बात ये है कि आप बढ़ने जब देते हैं ना एक ये पर्सनालिटी को, तो वो बढ़ते बढ़ते उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक दफ़ा अगर आप इसको रोकें, यू हैव टू, आई थिंक एक इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ अपनी फैमिली मेम्बर में या किसी में भी देखें तो एक इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेडिकल हेल्प हो या जिस तरह भी आप खुद बात करें, क्योंकि जितना आप लीवे और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे लोगों को देते हैं वो और बढ़ते चले जाते हैं। So in other words, there is no other way of dealing with them other than going no contact. यानी जो लोग ऐसी सिचुएशन में I would contribute over here if you allow me, please. जी। दो चीजें जो है ना, एक तो बिकॉज हर वक्त जब आप नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के साथ चले जाते हैं, यू हैव टू लिव विद देम, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं। इन दैट केस दे माइट नॉट बी इन दिस पोजीशन दैट दे कैन लीव दैट रिलेशनशिप। तो उसमें जो चीजें खास तौर पे आपको करने की जरूरत होती है वो ये होती है कि एक तो सबसे पहले अपने साइकोलॉजिकल पासवर्ड्स आप कभी किसी इंसान को मत दीजिए। व्हेन यू आर डीलिंग विद द नार्सिसिज्म, तो अपने साइकोलॉजिकल पासवर्ड्स आपने नहीं देना। और वो साइकोलॉजिकल पासवर्ड्स क्या है? वो आपके वो डार्कर पॉइंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं जो कि आप उसको दे देंगे तो आपको हमेशा अब्यूज करेगा उसके ऊपर। देन आपने उसके साथ एक टेक्निक है जिसको हम अपनी जुबान में एज साइकोलॉजिस्ट हम लोगों को सिखाते हैं, वो है डीप। और डीप में जो है वो आपने ये करना होता है कि आप उनके साथ सबसे पहले एक तो आप उसके साथ अपने आप को एंगेज नहीं करते हैं, उसके साथ आर्ग्यू नहीं करते हैं, आप उसके साथ आप उसको पर्सनलाइज नहीं करते, उसकी चीजों को जो वो आपको टॉन्ट मार रहा है, जो चीजें कह रहा है आप उसको पर्सनलाइज
नहीं करते, और डी से आप अपने आप को डिस्टेंट करते हैं, डिस्टेंट उससे कर लेते हैं ताकि आप इमोशनली एंगेज ना हो सकें उसके साथ। और लेकिन अगर आप उसको ये बात कह देंगे ना, आई नो यू आर अ नार्सिसिस्टिक, तो वो आपके लिए ऐसी टेरेबल चीज हो जाएगा कि यू वोंट इवन बिलीव कि वो आपको कहाँ हिट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर वेरी मैनिपुलेटिव। जैसे अभी they become very they become exposed। अगर आपने उनको लेबल कर दिया, you call it out। So जो आप टेक्निक्स बता रही थी तायरा, इनको स्टोन वॉलिंग भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि इस शख्स से आपका वास्ता पड़ना ही है, वो कोई क्लोज रिलेटिव है या वर्क एनवायरनमेंट में है, तो आपके लिए इमोशनल डिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली कभी चीज़ों को उस पर कन्फाइड ना करें, अपने सीक्रेट्स, अपने वीक पॉइंट्स ऐसे शख्स के हाथ में ना दें। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस गलत फहमी में कभी कभार रहते हैं कि जी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं ऐसे शख्स को हैंडल कर सकता हूँ, या कभी आप गुस्से में ये ठान लें कि ऐसे शख्स से आपने बदला लेना है, तो प्लीज़ याद रखिए कि ये एक डिसऑर्डर्ड इंसान है और इससे आप कभी बदला नहीं ले सकेंगे। इनफैक्ट ये आपको तोड़ के रख देगा। तो नो कॉन्टैक्ट इज़ दी ओनली वे। अच्छा, ये सवाल मैं आरिफ साहब आपकी तरफ लेके